सियासत संख्या बल का खेल है। यहाँ हर 5 साल में चुनाव तय करते हैं कि सियासी सेंसेक्स में किस नेता का भाव चढ़ेगा और किस नेता का भाव उतरेगा। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो इस संख्या बल से परे होते हैं। आज चलते चलते में हमारे जो मेहमान हैं, जब वो सियासत में आए, जब वो राजनीति में आए, तो सेवा के क्षेत्र में उन्होंने ऐसा काम किया कि हजारों बेघरों को ठिकाना दिला दिया। लेकिन गाँव में इनका एक घर है जो आज भी इंतज़ार कर रहा है कि बाबूजी आएंगे तो मकान बनेगा। जब ये माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए तो हजारों कारीगरों के लिए रोजगार सुनिश्चित कर दिया। लेकिन फिर वही गांव में एक भाई भी है जो आज भी ठेला लगाता है, उसी से अपनी कमाई करता है, परिवार चलाता है। सियासत में ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन बिरले ही होते हैं और इस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से ही हमारे जो मेहमान है धर्मवीर प्रजापति, इनको कर्मवीर प्रजापति भी कहा जाता है। मंत्री जी, वो गाँव वाला घर कब बनेगा? अभी तो उसमें एक ईंट भी नहीं लगी है। एक भी ईंट नहीं लगी? एक ईंट नहीं लगी है। और गांव घर के पीछे एक प्लाट पड़ा था पिताजी के समय का, वो भी प्लाट ऐसा ही पड़ा है, एक ईंट उसमें भी नहीं लगी है। क्यों? सच्चाई ये है कि जो हमें हमारे पास पैसा है वो सीमित है, लिमिटेड है, और उसमें अपना परिवार का खर्चा चलाना। दूसरा, अन्य जो है कई कार्य ऐसे होते हैं, जैसे मैं कुछ अपने समाज के गरीब बच्चे हैं जिनको मैंने आज तक कहीं चर्चा में नहीं लिया, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ। कई ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनकी स्कूल की फीस में दे रहा हूँ। अच्छा। हाँ। और जैसे मैं शिवपुरी में गया था, नहीं, सागर मध्य प्रदेश में राहतगढ़ में गया था, तो वहाँ जब मैं संबोधन कर रहा था तो एक बच्ची आई वहाँ मेरे पास और हमसे बोली, मंत्री जी, मेरे पिताजी, मैं नर्सिंग का कोर्स करना चाहती हूँ, मेरे पास पिताजी के पास व्यवस्था नहीं है। हमने पूछा कि कितना आपका फीस लग रही है? बोले 1 लाख रुपए लगेगी, लेकिन पिताजी के पास नहीं है, इसलिए मैं कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं करूँ। तो 50,000 रुपये मैंने अपनी जेब से निकाल करके वहीं दे दिए। 50,000 और लोगों से कह के दिलवा दिए। हो गई उस बेटी की पढ़ाई की व्यवस्था। फिर उसका फ़ोन आया, मंत्री जी, मैं आपकी वजह से मेरा नर्सिंग का कोर्स शुरू हो गया। ऐसे कई काम हैं जो। ऐसे कितने बच्चों को आप फीस दे रहे हैं या फिर मतलब आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं? कई बच्चे हैं। एक अपने समाज के बच्चा था, बहुत गरीब परिवार का, और वो इलाज नहीं करवा पा रहा था, उसके इलाज की व्यवस्था हम कर रहे हैं। पूरे समाज को ही परिवार बना लिया? निश्चित रूप से जिस समाज में हमने जन्म लिया है वो समाज हमारा सदियों से शोषित रहा है, वंचित रहा है, और बिल्कुल आर्थिक रूप से कमजोर तो हमारा समाज है ही। और ईश्वर ने हमें कहीं इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम अपने समाज के लिए, और भी जो लोग हैं अन्य समाज से भी बाहर के लोग, हम जितना कर सकते हैं उतना करें, और वही प्रयास हम करते हैं कि हम करें और करते रहेंगे। लेकिन सियासत में आके ऐसा करते रहना ये बिरले ही है, ऐसा देखने को मिलता नहीं है। देखिए, दुनिया क्या कर रही है उससे हमें कोई मतलब भी नहीं है। हम ये जानते हैं कि कहीं अवसर मिला है हमें, ईश्वर ने कहीं अवसर हमें दिया है, तो हमें उस का फायदा जिसके लिए वो पात्र व्यक्ति है उसे हमें देना चाहिए। समाज खुश है? निश्चित रूप से बहुत खुश है। अब अभी मेरी सामाजिक रैलियां हुई, ऐतिहासिक रैलियां हुई, कह नहीं सकते आप, हजारों की संख्या में बाइकों पे लड़के नाचते गाते 1000, 5-5, 8-8 किलोमीटर चले। शिवपुरी में मेरी जब एक रैली हुई जिसमें 6000 लोग थे, और उसमें करीब 1500 महिलाएं थीं, लड़कियां थीं, और वो भी उत्साह के साथ, ऐसे नहीं कि मजबूरी में चल रहे, उत्साह के साथ। ये तो बहुत कुछ समाज में मेरे समाज का प्यार इतना मिला है कि मैंने कल्पना नहीं की थी। जब आप कारागार मंत्री थे तो आपको सुधार मंत्री कहा जाता था। जेल में कैदियों को MSME और कौशल विकास योजना से जोड़ना, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए, मैं जब जेल विभाग मिला था उससे पहले मैं किसी कैदी से मिलने तक भी नहीं गया था जेल में। लेकिन जैसे ही जेल में मैंने जाना शुरू किया और जेल का अनुभव, जब जेल का अनुभव किया तो बहुत सी चीज़ें सामने निकल करके आई। जैसे जेल में तमाम बच्चे ऐसे थे जो हाई स्कूल इंटर के बाद किसी भी कारण से जेल में चले गए। तो अपराधी नहीं थे, घटना कोई भी हो जाती है, जमीनी विवाद हो जाता है या कहीं मारपीट हो जाती है, गैर इरादतन, मतलब जो भी आदतन अपराधी ना हो, और उनके लिए हमने व्यवस्था की कि उनके हाई स्कूल के इंटर के फॉर्म भरवाए,
जी। वहीं उसकी जेल में ही परीक्षा की व्यवस्था की। हम्म। और जिन कैदियों ने परीक्षा दी हाई स्कूल इंटर की, उसमें 90% कैदी पास हुए। बच्चों के लिए, जो महिलाओं के साथ बच्चे थे, उनके साथ हमने व्यवस्था की कि जेल में महिलाओं के साथ रहना। उन्होंने तो कोई अपराध किया नहीं है, और महिलाओं की वही आपराधिक, जिस अपराध में गई हैं उसकी चर्चा सुनना, तो कैसे बुद्धि का विकास होगा, ये सोचने पे हमने जब सोचा, माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की। उसके बाद जब जेल विभाग हमसे हटा, उस समय 60 जेलों में टीचर नियुक्त थे उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। हमारे पास कोई पैसा नहीं था। ये आइडिया कहाँ से आया इतना बड़ा? इतना तो किसी ने कभी सोचा नहीं कि जेल में भी ये सब किया जा सकता है। नहीं, मैं सोचता हूँ विभाग के विषय में, बहुत नीचे गहराई तक जा करके विभाग के विषय में सोचते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। बस उसी पे फिर सोचने पे जब विचार आता है, दिल से कुछ करना चाहते हैं, और जब दिल से करना चाहते हैं तो कहीं न कहीं स्वरूप से वो ईश्वर जो है विवेक और बुद्धि दे ही देते हैं। जब आप कारागार मंत्री थे तो कोई ऐसी सिफारिश आई हो जिसको सुन के हैरानी भी हुई हो, हंसी भी आई हो, कह रहे ये क्या है? देखिए, ये तो सब जीवन कोई में एक किस्सा अगर कुछ याद हो? जीवन में चलता है। मैं एक बार जो है ऐसे ही, क्योंकि हर त्योहार हमने मनवाया था बच्चों के लिए, जिलाधिकारी से कह के खेलकूद के पार्क बनवाए, चिल्ड्रन पार्क बनवाई। मैंने वहाँ जेल में जन्मे बच्चों का जन्मदिन मनाया। तो ऐसे ही हर समय कुछ नया होता रहता था जेल में। तो एक हमारे मित्र ने, करवा चौथ आने वाली थी, फोन किया कि मंत्री जी करवा चौथ आ रही है, करवा चौथ पे भी जेल में कुछ करोगे क्या? बस वहीं से दिमाग सोचना शुरू कर दिया क्या होना चाहिए। और हमने जो है एक निर्देश दिया जेल में, हालांकि वो नियम के अलग इतर था, फिर भी हमने दिया, क्योंकि महिला बैरकें होती हैं दूर और जेल बैरक पुरुषों की होती हैं। वो पति पत्नी एक ही केस में जेल में है, 10 साल हो गए तो एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाते थे। हमने निर्देश दिया कि और बैरकें बंद हो जाती हैं 6 से 7, चंद्रमा निकलता है 8 बजे के बाद, करवा चौथ का जब समय होता है। तो हमने कहा अगर कोई महिला व्रत रही हो और उसका अपने पति के लिए, पति जेल में है, तो उसको मिलवा दो बैरक से बाहर निकाल के। तो ये एक ऐतिहासिक निर्णय। और फिर एक हमारे प्रधान हमसे मिले, हमने कहा, उन्होंने कहा कि मंत्री जी हमारी बहन आपकी बहुत प्रशंसा कर रही थी। अच्छा। हमने कहा बहन हमें जानती नहीं, हम जानते नहीं उनको। तो बोले मैंने भी कहा कि अब तुम जानती नहीं तो कैसे प्रशंसा कर रही हैं? तो बता रही थी कि हमारी गली की एक महिला अपने पति से मिलने गई करवा चौथ पे, पहली बार गई। कई साल से जेल में पति बंद है, लेकिन वो पहली बार गई और आकर के बोली कि ये मंत्री जी की वजह से हमने करवा चौथ में अपनी पति की पूजा कर ली। जीवन की यही सबसे बड़ी उपलब्धि भी होती है, अगर आपको भगवान ने योग्य बनाया है और आपने कुछ ऐसा किया। निश्चित रूप से मैंने एक जो है श्लोक पढ़ा था, आयु वित्तम कर्म च, आयु वित्तम कर्म च विद्या निधनम मेव च। आयु हो गया, वित्त हो गया, कर्म हो गया, और पढ़ाई लिखाई और मरना और धन। उसमें दूसरी जानब है पंचे तान्यापि सृजयन्ते गर्भस्थानी देहिनाम। ये 5 चीजें हैं। आयु हमारी कितनी होगी, धन हमें कितना मिलेगा, कर्म हमारा क्या होगा, पढ़ाई लिखाई हमारी कितनी होगी, और मरना कब है, ये गर्भ में तय हो जाता है। जब गर्भ में तय हो जाता है और होता कैसे है, पूर्व संस्कार से। तो फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना अपना पूर्व संस्कार अच्छा बना लें। जितना हम कर सकते हैं अपने उन परिवारों के लिए जिनके लिए ज़रूरत है, उतना हम पूरा समर्पित भाव से करने का प्रयास करते हैं। जेल मंत्री रहते हुए आपने एक ऐसा काम किया जिसको लेकर पीएम मोदी ने आपको बुलाया था, वो क्या किस्सा था, वो बताएंगे ज़रा? देखिए, ऐसे ही मैं जब एक बार जेल में गया तो कुछ कैदी मिले हमें। त्योहार पे भैया दूज का दिन था, मिठाई बांटने हम गए। तो कैदियों के साथ में संवाद भी करता था कि उनकी सोच बदले, वो अपराधी जेल से जब बाहर जाएं तो अपराध ना करें। ये थोड़ी देर बैठ के बात कर लीजिए। तो हमने जो है जब कैदियों से चर्चा हुई तो एक कैदी ने कहा हमसे, जब चलने लगे हम तो 3 कैदी आए। उन्होंने कहा, एक ने कहा मंत्री जी मुझे छुड़वा दो। हमने कहा सजा का सजा पूरी हो गई है, 500 रुपये जुर्माना है मात्र। हमने कहा ठीक है। फिर दूसरा आया तो 1500 रुपये था, एक पे 1700 रुपये था।
हमने कहा भाई जेल अधीक्षक से बुलाया, हमने कि इनके पैसे हम जमा करते हैं, इनको छोड़ दो। उसी दिन उनको छुड़वा दिया और वो प्रक्रिया शुरू हुई तो पूरे उत्तर प्रदेश में चली। 400 से ऊपर कैदी हमने छोड़े थे। तो सूचना अब ये मैं नहीं बता सकता कि कैसे पहुंची, लेकिन प्रधानमंत्री के ऑफिस तक पहुंची। पीएमओ से फ़ोन आता है कि आपने कितने कैदी छोड़े हैं, वो डिटेल हमें मिल जाए। हमने वो डिटेल दी और हमने एक लाइन उसमें नीचे डाल दी कि अगर समय मिलेगा तो और जो अनुभव है जेल का वो या अपने विभाग का वो शेयर करना चाहते हैं। बस उन्होंने बुला लिया और बुला लिया। मैं 45 मिनट टाइम दिया था आपको? 50 मिनट। 50 मिनट, हाँ। और 23 आइटम ले गया था जेल के बने हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री ने 2300 आइटम मंगाए जो कैदियों ने बनाए थे और 2300 के साथ फोटो कराए। 13 फोटो उन्होंने भेजे हमें। अच्छा। तो लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जो हमने जेल में छोटे छोटे जुर्माने वाली कैदी छोड़ना शुरू किए थे, वो प्रधानमंत्री जब चर्चा हुई तो उन्होंने 3000 करोड़ का बजट रख दिया। मैं हृदय से साधुवाद करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री का, उन गरीब परिवारों के विषय में इतना गंभीरता से सोचा कि उन्होंने बजट रख दिया। स्टेट लेवल की कमेटी बना दी, एक जिला लेवल की कमेटी जेल जा करके जानकारी करेगी, फिर स्टेट को रिकमेंड करेगी, फिर स्टेट करेगा केंद्र को और केंद्र सरकार पैसा जमा करेगी और कैदी छोड़ दी जाएंगे। हमारा किया हुआ काम उत्तर प्रदेश का पूरे देश में लागू हो गया। मुझे बेहद खुशी है। ये सब ईश्वर की कृपा है। जब आप कारागार मंत्री थे तो आपने जेल मैनुअल जो था अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा था उसको चेंज कर दिया। आप जब आप होमगार्ड मिनिस्टर हैं तो आपने कौन सा ऐसा ऐतिहासिक काम किया? कई काम हुए हैं। हमारा सारा सिस्टम ऑनलाइन है वहाँ। हमारे ड्यूटी होमगार्ड की जवान की लगती है तो ऑनलाइन लगती है। पैसा सीधा उनका खाते में जाता है, चाहे वर्दी भत्ता हो चाहे ड्यूटी भत्ता हो। सबसे बड़ी बात, होमगार्ड विभाग में ट्रेनिंग भत्ता और ड्यूटी भत्ता अलग था। ट्रेनिंग भत्ता था 260 रुपये और ट्रेनिंग ड्यूटी भत्ता था 800 से ऊपर। अब 900 से ऊपर हो गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री अब 800 से ऊपर छोड़ करके कौन आ रहा है ट्रेनिंग के लिए, और वो भी 160 रुपये खाने के कटते थे। तो हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की और दैनिक भत्ता और ट्रेनिंग भत्ता दोनों एक कराई। माननीय मुख्यमंत्री के जो सामने विषय रखा तो उन्होंने एक कर दिया। 45 दिन की ट्रेनिंग 90 दिन की हुई। ऐतिहासिक काम होमगार्ड विभाग में भी हुए। होमगार्ड का जवान भी अगर आप किसी से बात करेंगे तो हमें एक क्या भाषा में उपयोग करूँ, सही बात में तो होमगार्ड का जवान मानता है कि वो हमारे देवता के रूप में है। ऐसे ही कैदी, मथुरा की जेल में कैदी था जो गाने गाता था, वो किसी कारण जेल में चला गया। उसने हमारे स्वागत में, हम जब गए तो गाना गाया, फिर वो रिकॉर्डिंग करके हमारे पास भेजा। कैदी ने पूरा हमारा जो हमने काम किए थे सारे उसने काम उसमें गाने में डाल दिए और सुंदर गाना गाया उसने। इसी से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूँ, आपको कोई भी मंत्रालय दिया जाता है, कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं है, ये आइडिया कहाँ से आता है कि अरे इस डिपार्टमेंट में तो ये काम भी हो सकता है? देखिए, जब विभाग मिलता है तो मैं पूरा अध्ययन करता हूँ और ऐसे नहीं, धरातल तक जा करके, नीचे तक जा करके पूरा रिसर्च करता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। अभी देखिए, नागरिक सुरक्षा मिला, कुछ दिन हुए हैं, 19 जिले में था। माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठ के चर्चा हुई, पूरे 75 जिले में हो गया। दूसरा, अभी उनका ट्रेनिंग और दैनिक भत्ता वो भी बढ़ा है। अभी पहले 31 रुपये था, 28 रुपये था, अब 150 रुपये और 140 हो गया। तो ऐतिहासिक काम हो गया। उनका दैनिक भत्ता कभी नहीं बढ़ा, वो अब बढ़ गया और पूरा 75 जिले में हो गया नागरिक सुरक्षा विभाग। सर्दियों में जो कैदियों के पास ज़्यादा कपड़े नहीं होते, गरीब होते थे, उनके लिए 37,000 गर्म कपड़े और कंबल बंटवाए। थोड़ी पॉलिटिकल बात कर लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। बिहार में चुनाव है, ना करेंगे तो नाइंसाफी होगी। बिहार चुनाव में उस पर बात करेंगे अलग से, लेकिन बिहार चुनाव का यूपी पे कितना असर पड़ेगा? क्योंकि यूपी में भी साल 2027 में चुनाव होने वाला है, तो क्या उसके मायने हैं यूपी से अगर रिलेट करके? निश्चित रूप से सटा है तो थोड़ा प्रभाव तो रहता ही है। बिहार सटा है तो प्रभाव तो रहता ही है। बिहार में तैयारियां क्या है? देखिए, हमारा संगठन और सरकार, चुनाव के समय हम थोड़ा ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। वैसे हमारा संगठन और सरकार, हमारी सभी हम निरंतर सक्रिय रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, सरकार की योजनाओं को लेकर रहते हैं। उस समय रैलियां ज़्यादा हो जाती हैं चुनाव के समय पे और थोड़ा और सक्रियता बढ़ जाती है।
तो प्रभाव तो रहता है, फायदा उसका हमें मिलता है। जैसे अन्य दल हैं वो चुनाव के समय सक्रिय होते हैं, हम हर समय सक्रिय रहते हैं, इतना इसलिए प्रभाव हमें उसका प्रभाव दिखता है, जनता हमें आशीर्वाद देती है। आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, हाँ। वहाँ भी हमारे बिहार में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। चुनाव की बात हो रही है तो चलते चलते ही बात किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिहार में कांग्रेस भी इस बार पूरे पोटेंशियल के साथ उतरी है, मतलब पहले ऐसे नहीं संगठन के स्तर पे कार्य कर रही है, सीट बंटवारों को लेकर भी पूरा अपना जो भी है निगोशिएशन कर रही है। क्या लगता है कि इस बार कुछ है ज़मीन पे या फिर हर दल अपनी तैयारी करता है। मैं 2 उदाहरण उत्तर प्रदेश के देना चाहता एक हूँ। विश्लेषक के तौर पे बताइए ना कांग्रेस के बारे में। देखिए, मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में बुआ भतीजी की जोड़ी बनी, 2 लड़कों की जोड़ी बनी, फिर भी जनता ने नकार दिया। इसी तरह बिहार में भी कांग्रेस अपने धीरे धीरे अपना अस्तित्व खत्म करती जा रही है और कांग्रेस लोगों के समझ में आ गया कि कांग्रेस कहीं कुछ है नहीं। और इसीलिए मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश में भी बुआ भतीजे की जोड़ी फेल हुई, 2 लड़कों की जोड़ी फेल हुई, इसी तरह बिहार में भी रहेगा। जब भी मैं बिहार चुनाव की बात किसी से भी कर रहा हूँ तो एक सवाल ज़रूर पूछ रहा हूँ कि प्रशांत किशोर का क्या फैक्टर रहेगा, क्योंकि बहुत जोर शोर से इस बार उतरे हैं मैदान में। आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर कितना असर डालेंगे? देखिए, अभी उनकी शुरुआत है, ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, अभी शुरुआत है। ज़मीनी हकीकत बता रहे हैं कि ज़मीनी हकीकत में नहीं है, अभी शुरुआत उन्होंने की है। और पूरे प्रदेश का चुनाव लड़ना बहुत लंबा समय लगता है, पूरी तैयारी करने। अच्छा, कुछ लोग उनकी तुलना केजरीवाल से भी कर रहे हैं कि अगर सत्ता में आ गए तो उनके जैसा ही ब्लंडर साबित होंगे। देखिए, क्योंकि उनका सियासी स्टाइल थोड़ा मैच करता है केजरीवाल से। देखिए, वो तो सब दिख रहा है, और जनता ऐसा नहीं है। जनता हमारी अब बहुत बुद्धिमान भी है, पूरा उसका देखती है कि ये व्यक्ति हमारे प्रदेश को कहाँ ले जा सकता है, हमारे लिए क्या कर सकता है, किस पे वोट खर्च किया जाए। तो जनता जागरूक है। मतलब सोशल मीडिया इतना आगे बढ़ गया है, मीडिया इतना आगे बढ़ गया है कि सभी हर व्यक्ति अब सब कुछ जान रहा है। तो आपके हिसाब से माने तो बिहार में 2 मोर्चों की ही लड़ाई है? निश्चित 2 मोर्चों की। हाँ। बुर्का नशी महिलाओं को एक चुनाव आयोग ने उसको लेकर गाइडलाइन जारी किया कि जो भी महिलाएं होंगी उनको वोटिंग बूथ पे चेक किया जाएगा। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने तुरंत बोल दिया, कह रहे तो असंवैधानिक है, अब ये सब भी होगा देश में। देखिए, चुनाव आयोग का जो भी निर्देश मिले सबको फॉलो करना चाहिए, मेरा अपना मानना है। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि महिला ही चेक करेंगी, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर परिचय पत्र देखा जा रहा है, चेहरा देखा जा रहा है, तो महिलाएं चेहरा देख रही तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर वो इस पर आपत्ति कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये तो है कि फर्जी वोट की मन में कुछ तो विचार है उनके में कि जिस तरह से डाले जाए या डलवाए जाए। नहीं, हम जब अपना वोट डालने जा रहे हैं हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हमारा चेहरा देखो, हमारी आईडी देखो और वोट डाले, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक सवाल जो मैं सिर्फ आप ही से पूछना चाह रहा था कि सियासत की एक विडंबना ये भी है कि जो आदमी जिस समाज का प्रतिनिधित्व करता है उसी को सबसे ज़्यादा ठगता है, लेकिन आपके मामले में एकदम बिल्कुल अलग है। आपके साथ ऐसा नहीं है। एक समाज का प्रतिनिधित्व करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी बारीकी से मेरे विषय में जाना, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं। आज तक पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे ऊपर कोई 1 लीटर डीजल का भी कोई मैं दागी नहीं है, पैसे की तो बात छोड़ दी। और ये मेरे मन में रहता है कि जो समाज सदियों से सोचे थे वंचित रहा है, अगर हमें कहीं ताकत मिली है तो हमें अपने समाज के साथ खड़े हो जाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, न कि उनका शोषण। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा ना कि बाकी सारे नेताओं के लिए भी एक एग्जाम्पल बने कि कुछ नेता ऐसे भी हैं जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उसका उत्थान भी करते हैं। नहीं, समाज के अगर समाज देखिए, ये रैलियां हुई, मेरी 21 रैलियां हुई हैं मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश को लगा करके। समाज पूरी ताकत के साथ हमारे साथ खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि हम फोन पे भी लोगों की मदद करते हैं। और आप मेरे सोशल आईडी देख लिए, 20 एप्लीकेशन आती है, हम एप्लीकेशन को देखते हैं, फिर उनकी मदद करते हैं और फिर उनको फ़ोन करके बताते हैं कि आपकी ये मदद हो गई, अब जाकर के जिस अधिकारी से मिल लो। कोई भी व्यक्ति, हमें बड़ा कष्ट होता है कि दूर से कोई व्यक्ति आए और हमारे दरवाजे पे, एक घटना बताता हूँ तो उसकी मदद हमें करनी चाहिए। हाँ, एक दिन पिछली जनवरी में सुबह 6:10 भयंकर कोहरा में 2 महिलाएं आई हमारे दरवाजे पे। हमारे स्टाफ ने बताया कि 2 महिलाएं आई, वो भी महाराजगंज जिले के नेपाल बॉर्डर पर गांव था उनका, वहाँ से
हमने उन महिलाओं से तुरंत हम बाहर निकले, पहले चाय पिलाई, फिर उसके बाद पूछा। उन्होंने बताया कि आपके बारे में मैंने कहा हम जानते नहीं आपको, तो आप हमारे यहाँ आए कैसे? उन्होंने बताया कि हम किसी कार्यक्रम में गए थे, वहाँ मंत्रियों की चर्चा हो रही थी। अच्छा। तो आपके विषय में लोगों ने बताया कि कोई भी दरवाजे पहुँच जाए उनकी सबकी मदद करते हैं। तो बस हम सास बहू हैं दोनों, बस आ गए आपके दरवाजे पे, हमने मदद की उनकी। 2 महिलाएं हमारे यहाँ हापुड़ जिले की यहाँ माननीय मुख्यमंत्री दरबार में आई थी। यहाँ बैरियर पर पुलिसकर्मियों ने बता दिया, कुछ अपनी चर्चा कर रही थी, पुलिसकर्मियों ने सुन लिया बैरियर पे। उन्होंने कहा होमगार्ड मंत्री के पास चले जाओ, वो सबकी सुनते हैं। चली आई और हमने उनकी मदद की और उन्होंने फ़ोन करके बताया कि मंत्री जी हमारा काम हो गया। तो ये हमारा दायित्व बनता है, हम सरकार में हैं, जो कोई व्यक्ति किसी उम्मीद से लेकर के आया, किसी से उम्मीद लेकर के आया होगा, कहीं से सुन करके आया होगा, हमें मदद करनी चाहिए। एक घटना और बताता हूँ मैं आपको। नोएडा से 2 व्यक्ति आए, स्टेशन पर उतरे, 4 व्यक्ति थे। स्टेशन पर उतरे, ऑटो वाले से कहा कि हमें कालिदास मार्ग जाना है। ऑटो वाले ने कहा किसके यहाँ जाना है? उन्होंने कहा जेल विभाग था हमारे पास। उन्होंने कहा जेल मंत्री के पास जाना है। उन्होंने कहा प्रजापति के पास। ऑटो वाला कह रहा प्रजापति के पास। तो बोले हाँ तुम कैसे जानते हो? अरे बोले आप सही जगह जा रहे हैं, हर किसी की मदद करते हैं, गरीब हो अमीर हो, कोई भी व्यक्ति चला जाए उनके दरवाजे पे सबकी सुनते हैं। ये पहचान हमारी उत्तर प्रदेश में है। ऑटो वाला भी कह रहा है कि आप सही जगह जा रहे हैं। आपकी छवि एक सॉफ्ट नेता के तौर पे, आप जब जेल मंत्री थे, जबकि मंत्रालय आपका बहुत अलग था, लेकिन छवि आपकी बहुत अलग है। धर्मवीर प्रजापति अपराधियों के लिए कैसे थे एक जेल मंत्री के तौर पे? देखिए अपराधियों के लिए जो जेल महलों में व्यवस्था थी वही, उसमें कोई कमी। हाँ, लेकिन जब हम संवाद करते थे तो बैरकों में जो साउंड बजता है उससे करते थे कि वो भी सुन लें, जो बड़े अपराधी थे नहीं आ सकते थे वो भी सुन लें। और मुझे एक जेल में जब मैं गया तो कैदियों ने बताया, जिनके साथ मैं संवाद कर रहा था, उन्होंने बताया कि मंत्री जी आपके आने से हमारी सोच बदली है और बड़े बड़े अपराधियों की सोच बदली है। हमने कहा हम तो उनके बीच में जाते नहीं हैं, आप कैसे बता रहे हैं, कैसे? तो बोले हम नहाने धोने में और कभी कभी मिल लेते हैं। तो आपका चर्चाएं होती होंगी आपके जाने के बाद। आपके संवाद के बाद में बड़े जो अपराधी हैं उन्होंने ये कहा है, जो तन्हाई वाली बैरकों में वो भी ये कहते हैं कि हम कहाँ दलदल में फंसे हैं। तो विचार परिवर्तन करने का काम हमने केवल में किया और मैं ईश्वर का धन्यवाद करता था जब मैंने विभाग को समझा कि ईश्वर मुझे 1 लाख से ऊपर कैदियों को सुधारने का बड़ा अवसर दिया है। बाहर कहीं इतने लोग मिलते नहीं सुधार करने के लिए। तो बहुत बड़ा मैं तो धन्यवाद करता था ईश्वर का, मुझे बहुत बड़ा काम दिया है। अब फिर से अपराध की बात हो रही है, तो आपकी सरकार ने हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया एनकाउंटर को लेकर कि 2017 से लेकर अब तक इतने एनकाउंटर हुए। अखिलेश यादव ने बोला कि ये डराने के लिए किया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है एनकाउंटर के नाम पे। तो डराया किसको जा रहा है? जो अपराधी है वही तो डरेगा। तो अपराधी तो डरना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। नहीं, वो कह रहे हैं आम लोग भी डर रहे हैं इससे एनकाउंटर के नाम पे। जब कोई व्यक्ति गलत करता नहीं तो वो क्यों डरेगा? उसे तो डरने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अपराधियों के लिए है और अपराधियों में तो डर पैदा होना ही चाहिए। सरकार है, प्रशासन है, इसका डर देखो पुलिस विभाग है, ये डर अपराधियों में होना चाहिए, तभी वो अपराध से दूर हटेंगे। साल 2027 में यूपी में चुनाव है, मायावती ने कमबैक किया है, अब दावा कर रही है। आपको क्या लगता है मायावती कितना असर डालेंगी? आप उनके कमबैक को किस तरीके से देख रहे हैं? रैली में लाखों की भीड़ आई थी। हाँ, निश्चित रूप से आई थी और उनकी रैली में भीड़ आती है, लेकिन धरातल पे ये है कि यहाँ तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी और 100% बनेगी। 99 और 99 नहीं, 100% बनेगी। उनके लिए कितना ये मतलब क्या लगता है कि कुछ वोट बैंक बढ़ेगा, जो दलित वोट बैंक उनसे खिसका था? उनका प्रयास है जितना वो अपना कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई है कि खाली ट्वीट कर देने से कुछ नहीं होता। देर हो चुकी है, बहुत देर हो गई है। अखिलेश जी भी ट्वीट करते रहते हैं और हमारा संगठन और सरकार निरंतर जिले में रहता है, कार्यकर्ताओं के जनता के बीच रहता है और वो भी ट्वीट करते रहते हैं। ये ट्वीट वाले हैं नेता। अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, मायावती जी सिर्फ दलित की बात करती है। बीजेपी कैसे उससे पार पाएगी कि नहीं दलित वोटर तो हमारे ही है? क्योंकि वो दोनों तो खुल के बात कर रहे हैं, आप लोग तो ऐसे कोई स्पेसिफिक बात भी नहीं करते हैं कि नहीं दलितों के लिए वो। देखिए हम सब की बात करते हैं, हमारी कोई भी योजना हो, हमारे ऊपर सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सभी ने हमें मुस्लिम विरोधी बताया। लेकिन मैं बताना चाहूँगा सच्चाई कि हमारी केंद्र की योजना और चाहे प्रदेश की योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ मुस्लिम समाज ने लिया है।
कभी हमने कोई भेदभाव नहीं किया, बिना भेदभाव के हमने दिया है। जो पात्र है सबको दिया है। हम सबको जो पात्र है योजना का लाभ वो सब लें, ये प्रयास हमारा है। तो जातिगत से हट करके हम सब के लिए सोच रहे हैं। हम हमारे किसान भी हमारे हैं, हमारे अनुसूचित वर्ग के भाई हमारे हैं, पिछड़े वर्ग के मोस्ट बैकवर्ड के भी हमारे हैं। और देखिए हमारे यहाँ सबका समावेश भी है, संगठन में भी है और सरकार में भी है। भुर्जी समाज कम संख्या में पाया जाता है, लेकिन हमारी उसमें एमएलसी है, हमारी पार्टी ने एमएलसी बनाया भुर्जी समाज के व्यक्ति को। मैं मोस्ट बैकवर्ड से आता हूँ, पार्टी ने मुझे चुनाव नहीं लड़ाया। जब सरकार बनी उस समय हमारे पास 17 में जब सरकार बनी हमारी, उस समय हमारे पास सीटें, उससे पहले सीटें कम थी तो एमएलसी नहीं बने। जब एमएलसी की सीट खाली, पार्टी ने माटी कला बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। मिट्टी कला से जुड़े हमारे समाज के उत्थान के लिए उन्होंने माटी कला उसका चेयरमैन उसमें भी आपने ऐतिहासिक काम किया। करना भी चाहिए। हालांकि जनवरी में हम बने थे, फरवरी में कोरोना आ गया था, उसके बावजूद भी पूरे प्रदेश का दौरा किया हमने। उसको धरातल से लोगों को, आम जनता तक मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करने का फायदा और अपने समाज के लोगों का उत्थान, दोनों ही विषय पर हमने काम किया। चलते चलते अब आखिर में एक रैपिड फायर कर लेते हैं। कुछ शब्द मैं बोलूंगा, उस शब्द को सुनते ही आपको जिस नेता का नाम आएगा बस नेता का नाम बताना होगा। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको लगेगा कि इसमें दल बदलू। देखिए टिप्पणी न करवाओ तो अच्छा है। माफियाओं का संरक्षक कोई तो। समाजवादी पार्टी खूब रही है, बसपा भी रही है। उभरता हुआ युवा नेता, अभी एक हमारे प्रदेश में कार्यक्रम हुआ था, उपराष्ट्रपति जी आए थे और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था, मैं अगर योगी जी को विवाह कहूँ तो उसमें कोई बुराई नहीं। हाँ, उन्होंने कहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग तो काफी उम्र के होके भी आजकल अपने को युवा बताते हैं। युवा योगी जी हमारे, मैं युवा कहूँ तो भी कोई बुराई नहीं है। राष्ट्रवादी नेता, देखिए मोदी जी के आने के बाद जिस स्तर से हमारा ग्राफ बढ़ा है, पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनी है। मैं कह सकता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान भारत की बनी है, वो मोदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी हमसे बात करने के लिए। तो चलते धन्यवाद आपका भी, आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद मंत्री। चलते चलते में आज हमारे मेहमान थे होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी। चलते चलते के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। देखते रहिए DD UP।